कैसे हैं आप लोग, और आपका फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल जीएस स्पार्क में। दोस्तों, जैसे कि आप सबको पता होगा कि पिछली वीडियो में मैंने आपसे चर्चा की थी गुप्त साम्राज्य के राजाओं के बारे में, कौन कौन से राजा आते हैं और क्या क्या करते हैं, इनके विशेष कार्यकाल के बारे में भी मैंने आपसे चर्चा की थी। तो आज मैं उसी के आगे लेकर के चल रहा हूँ आपको कि गुप्त साम्राज्य में कैसा जो है यहाँ का प्रशासन था, या गुप्त समय में गुप्तों के काल में कैसी यहाँ की सामाजिक स्थिति थी या प्रशासनिक स्थिति क्या थी, इन सभी विषय पे आज मैं चर्चा करने वाला हूं। और यहां से बहुत ढेर सारे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो आज एक एक करके हम उन सारे टॉपिक्स पर चर्चा भी करेंगे। और मैं आज आपको यह भी बताऊंगा कि आप के कौन से सवाल या कौन से क्वेश्चन एग्जाम के लिए बेहद और निहायत जरूरी हैं इस टॉपिक से। और इसके बाद वीडियो के आखिरी में मैं आपको बताने वाला हूं कुछ नई बातों के बारे में। ठीक है दोस्तों, तो शुरू करते हैं गुप्त साम्राज्य, प्रशासनिक व्यवस्था और समाज के बारे में। ठीक है, तो दोस्तों यहां पे मैं बताऊंगा आपको कि जो गुप्त साम्राज्य था, गुप्त साम्राज्य एक बहुत ही संपन्न साम्राज्य के रूप में जाना जाता है और ये कई भागों में विभाजित था। कई भागों में विभाजित था, सेंस मेरा कहने का है कि जो प्रशासनिक व्यवस्था थी, प्रशासनिक व्यवस्था में सबसे पहले होता था देश, यानी कि देश को हम राष्ट्र के नाम से भी जानते थे, और इसका जो अधिकारी होता था इसको हम लोग किस नाम से जानते थे? गोपना के नाम से। किस नाम से? गोपना। तो पहला जो स्टेज था इसको हम देश के नाम से जानते थे, और इसके जो प्रशासक को हम गोपना के नाम से भी जानते थे। इसके बाद दूसरा था, सेकंड नंबर पे इसके नीचे जब हम उतरते थे, यानी कि हम देश या राष्ट्र के नीचे उतरते थे, तो हमको भुक्ति मिलती थी। भुक्ति, इसको हम भुक्ति के नाम से जानते थे। भुक्ति को हम भुक्ति का जो प्रशासक हुआ करता था इसको हम उपरिक के नाम से जाना करते थे। किस नाम से? उपरिक, यानी इन्होंने ऐसा सिस्टम बना रखा था जिससे कि प्रशासन बहुत आसानी से चलाया जा सके। उसके बाद जैसे हम नीचे आते थे तो उसके नीचे की जो संस्था काम करती थी वो थी विषय का जो प्रशासक हुआ करता था उसको हम विषयपति के रूप में जानते थे। विषयपति के रूप में जानते थे। उसके बाद जो इसके नीचे की जो संस्था थी वो थी पेट के नाम से हम जानते थे। पेट, ठीक है दोस्तों। तो पेट का जो प्रशासक था इसको हम पेटपति भी बोलते थे, पेटपति के नाम से जानते थे। उसके नीचे जो सबसे छोटी इकाई थी वह थी ग्राम, और ग्राम का जो प्रशासक था उसको हम मुखिया के नाम से जानते थे। तो ये तो हो गई प्रशासनिक व्यवस्था गुप्तों की। और गुप्तों ने जो अपने प्रशासन में चलाया, यानी कि जो मुद्रा सिस्टम भी चलाया इन्होंने, तो आपको पता होना चाहिए, पिछली वीडियोस में मैंने आपसे चर्चा की थी कि गुप्त साम्राज्य में बहुत अधिक मात्रा में क्या हुआ था? सोने के सिक्कों का जो है प्रचलन बढ़ गया था। यानी सोने के सिक्कों का प्रचलन गुप्त काल में बहुत अधिक मात्रा में हुआ। तो जब आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि सबसे ज्यादा सोने के सिक्कों का प्रचलन किस साम्राज्य में हुआ, तो आपका आंसर होना चाहिए गुप्त साम्राज्य में। ठीक है, तो ये यहां पर मैं बताऊंगा कि इनके जो प्रशासन में सबसे ज्यादा हुआ सोने के सिक्के, इनको हम दिनार के नाम से जानते हैं। दिनार, तो जो सोने के सिक्के थे इनको हम दिनार के नाम से भी हम जानते हैं। ठीक है दोस्तों, तो हमने बताया आपको कि जो यहाँ पर गुप्त साम्राज्य में जो सबसे ज़्यादा सिक्के चलाए गए दिनार, और यहीं पर सवाल पूछ ले कि सबसे ज़्यादा शुद्ध सोने के सिक्के किसने चलाए, तो आपका आंसर होगा कुषाण। ठीक, इसके बाद चांदी के सिक्के थे। चांदी के सिक्के भी गुप्त राजाओं ने चलाए। आपने पिछली वीडियोज़ में मैंने बताया था कि जब चंद्रगुप्त द्वितीय होता है तो उसके समय में चांदी के सिक्के चलाए जाते हैं। तो चांदी के सिक्के जो चलाए गए, तो चांदी के सिक्कों को यहां पर रुपया बोला गया, यानी कि रुपया। ये हो गई इनकी प्रशासन व्यवस्था। अब आपको पता होना चाहिए, आप लोग हिस्ट्री पढ़ते हैं तो उसमें पता चलता है कि गुप्त साम्राज्य को भारतीय इतिहास का स्वर्णकाल या क्लासिकल युग से भी संबोधित किया जाता है। अब ये क्यों था क्लासिकल एज, इसके बारे में मैं आपसे अब डिस्कस करने वाला हूं। सबसे पहले तो हम जानेंगे कि आखिर इस समय ऐसी क्या गतिविधियां हुई कि भारतीय इतिहास में गुप्त साम्राज्य को स्वर्णकाल के रूप में जो परिभाषित किया गया। अब हम एक एक करके उन पर बात करते हैं। तो सबसे पहले तो हम बात करते हैं सामाजिक स्थिति की। सामाजिक यानी जो सोशल कंडीशन थी वो कैसी थी गुप्त काल की। तो गुप्त काल की जो सोशल कंडीशन थी, आपको बता दें कि इस समय गुप्त काल में
जो जाति व्यवस्था थी वो परिणित दिखाई दी, यानी स्पष्ट रूप से दिखाई दी। जाति व्यवस्था में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्रों का वर्णन किया गया। वहीं पर यहाँ पर कई और उपजातियों का भी प्रारंभ हो गया। क्या हो गया? कई और उपजातियों का भी प्रारंभ हुआ। लेकिन यहाँ पर बताया गया कि जो शूद्र थे, ब्राह्मणों को काम था शिक्षा का प्रदान करना, शिक्षा एक दूसरे तक पहुँचाना। क्षत्रियों का काम था कि क्षत्रिय क्या करते थे? क्षत्रिय जो है साम्राज्य की रक्षा किया करते थे। वहीं कहीं कहीं पर हमको ये वर्णन मिलता है कि जो मार्कंडेय पुराण है, मार्कंडेय पुराण में बताया गया कि जो शूद्र थे वो शूद्र इस समय अच्छी स्थिति में थे, यानी शूद्रों की स्थिति अच्छी हुई। यानी कि मार्कंडेय पुराण में बोला गया कि शूद्र क्या कर सकते थे? रामायण महाभारत का पाठ कर सकते थे, उनको दान देने का अधिकार था, संपत्ति भी रख सकते थे। तो यानी कि शूद्रों की स्थिति अच्छी हुई। लेकिन कुछ और उपजातियों का वर्णन भी किया गया है। वहीं जब आपको बताता हूँ यहाँ पर कि फहियान जो था, फहियान जब अपने वर्णन में बताता है कि यहाँ पर चांडाल जाति का भी वर्णन किया गया। यानी चांडाल जाति वह जाति थी जो शमशान में रहा करती थी और इनको अछूत की श्रेणी में रखा गया। किस श्रेणी में रखा गया? अछूत की श्रेणी में। और इनको नगर में आने से रोका जाता था, यानी नगर में नहीं आने दिया जाता था। दूसरी तरफ हम इस तरफ देखते हैं कि यहीं पर शूद्रों को क्या दे दिए गए थे? कुछ राइट्स दे दिए गए थे, यानी कि यहाँ पर सामाजिक स्थिति अच्छी थी। दूसरी तरफ हम स्त्रियों के संबंध में बात करते हैं। किसी भी समाज की जो प्रगति है वहाँ की महिलाओं और नारियों की दशा से हम जान सकते हैं। तो जो स्त्रियों की स्थिति थी के बारे में कुछ इतिहासकार, उसमें एक नाम आता है, बहुत ही मशहूर इतिहासकार हैं ये, रोमिला थापर ने साफ शब्दों में कहा है कि साहित्य और कला के क्षेत्र में तो नारियों का क्या बोला गया? नारियों को आदर्श रूप में परिचित कराया गया, नारियों को, यानी नारियों का आदर्श रूप दिखाया गया। परंतु व्यवहारिक दृष्टि से ऐसा नहीं था, समाज में व्यवहारिक दृष्टि से ऐसा नहीं था। जब हम बात करेंगे कि भाई साहित्य व कला के क्षेत्र में तो स्त्रियों ने प्रगति की, लेकिन अगर हम व्यवहारिक यानी समाज में व्यवहार के रूप में देखें तो व्यवहार के रूप में स्त्रियों को कोई विशेष रूप से छूट नहीं थी। अब देखिए यहाँ पर मैं बताऊं 510 का, वेरी इंपॉर्टेंट, 510 का जो ऐरण अभिलेख है, ऐरण अभिलेख, इसमें भानुगुप्त का अभिलेख के नाम से भी हम जानते थे। 510 ईस्वी का जो ऐरण अभिलेख है, वेरी इंपॉर्टेंट, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। ओके, तो 510 का जो ऐरण अभिलेख है, इसमें बताया गया कि स्त्रियों को क्यों प्रोत्साहित किया जाता था? अपने पति के साथ सती होने का लिए, यानी कि सती होने का प्रथम साक्ष्य भी हमको कब मिलता है? हमको गुप्त काल में ही मिलता है। दूसरी तरफ यहाँ पर स्त्रियों का स्वतंत्र वेश्यावृत्ति करने का भी हमको क्या मिलता है? साक्ष्य प्राप्त होता है। इनके भी अस्तित्व कहीं कहीं प्राप्त होते हैं हमको कि स्त्रियां क्या करती थी? इस समय वेश्यावृत्ति करती थी। जो स्वतंत्र रूप से वेश्यावृत्ति करती थी स्त्रियां, उनको गणिका के नाम से जाना जाता था, गणिका। और दूसरा जो वृद्ध हो जाती थी और फिर भी वो अगर वेश्यावृत्ति कर रही होती थी तो उनको हम कुट्टिनी के नाम से जानते थे, कुट्टिनी के नाम से। ओके, तो गणिका और कुट्टिनी वृद्ध वेश्याएं थी और गणिका कौन थी? स्वतंत्र रूप से जो लोग वेश्यावृत्ति कर रही थी। यहां तक मैंने आपको समझाया, आपको क्लियर भी हुआ होगा। और ये देखिए, इसके बाद कुछ और स्वतंत्रताएं थी स्त्रियों को। सती हो सकती थी, गणिका हो सकती थी, कुट्टिनी भी हो सकती थी। यहीं से देवदासियों का भी वर्णन मिलता है। देवदासी यानी कि नाम से ही पता हो गया होगा कि देवताओं की दासियां, यानी देवताओं के लिए जो सेवा प्रदान करें उनको हम देवदासी के नाम से जानते हैं। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि स्त्रियों को संपत्ति या स्त्री धन जो उनको विवाह के समय दिया जाता था, मुद्रा और उत्तराधिकार से संबंधित कुछ अधिकार भी प्रदान किए गए। तो कुल मिला के गुप्त काल में जो स्त्रियों की स्थिति थी
कहा जा सकता है कि ठीक थी, लेकिन व्यवहारिक रूप में अगर देखा जाए तो कुछ जगहों पर कुछ चीज़ें हमको गलत लगी। इसके अलावा हम अब धार्मिक रूप पर चर्चा करेंगे। अब मैं यहाँ पे आपसे इसी साम्राज्य के धार्मिक रूप को, पहले तो सामाजिक रूप देख लिया हमने कि सामाजिक रूप ठीक था, और इस समय जो है कि कई उपजातियों का भी वर्णन हुआ। अच्छा, यहाँ एक चीज़ और बताना भूल गया मैं, और वो मैं अभी आपको बता दे रहा हूँ कि कई उपजातियों का भी यहाँ पर वर्णन मिलता है समाज में। तो जिसमें सबसे पहले तो हम चर्चा करेंगे ओशनम स्मृति का, क्योंकि आपको बता दूं कि ये जो गुप्त काल है इसमें स्मृति भी अंतिम रूप से लिखी गई। तो ओशनम स्मृति है, ओशनम स्मृति, ओशनम जो स्मृति है, इस स्मृति में कायस्थों का एक जाति के रूप में वर्णन किया गया। कायस्थ सब लोग जानते होंगे। कायस्थ जाति का वर्णन किस स्मृति में किया जाता है? यानी कि ओशनम स्मृति में। ओशनम स्मृति में कायस्थों का एक जाति के रूप में भी वर्णन हमको प्राप्त होता है। दूसरी तरफ कई और उपजातियां भी मिली हमको, जैसे चांडाल अभी बताया मैंने, उसके बाद निषाद, बहेलिया या आखेटक, इस प्रकार की कई छोटी छोटी जातियों का भी हमको यहाँ पर वर्णन मिलता है गुप्त काल में। दूसरी तरफ अब मैं चर्चा करूंगा यहाँ पर धार्मिक रूप से कैसा था गुप्त साम्राज्य। तो धार्मिक रूप से गुप्त साम्राज्य बहुत ही प्रगति कर गया था धार्मिक रूप में। इसीलिए देखिए, किसी भी साम्राज्य को गोल्डन एज कहने के पहले कुछ विशेष आवश्यकताएं, मूलभूत जरूरतों की परिपूर्ति करनी पड़ती है। गुप्त काल उन सारे पायदानों पे सही और सटीक रूप से बैठा, सही उचित रूप में बैठा कि उसको संज्ञा दी गई स्वर्ण काल की भारतीय इतिहास में। तो अब मैं यहां पर धार्मिक रूप की बात करूंगा। धार्मिक रूप में मैं चर्चा करूंगा कि धार्मिक रूप में गुप्त काल सहिष्णु था। कैसा था? सहिष्णु। गुप्त काल कैसा था? सहिष्णु था। अब कैसे सहिष्णु था? क्योंकि आप तो किताबों में पढ़ते होंगे कि भाई गुप्त काल जो गुप्त राजा थे वो कैसे थे? वैष्णव धर्म को मानने वाले थे। जी हाँ, बिल्कुल सही है। लेकिन यहाँ पर आपका एक कन्फ्यूजन में क्लियर करा रहा हूँ कि सहिष्णुता का मतलब होता है सभी धर्मों का सम्मान करना। ठीक, जैसे कि मैंने यहाँ पे आपको समझाया कि धार्मिक रूप से सहिष्णु था। सहिष्णु में एक चीज और है कि ये लोग वैष्णव धर्म को मानते थे। गुप्त राजा जितने थे वैष्णव धर्म को मानते थे। इसके अलावा इनका जो राजकीय चिन्ह था वो भी मैं बता चुका हूं, क्या था? गरुण इनका राजकीय चिन्ह था गुप्तों का। और परम भागवत जैसी उपाधियां भी ये लोग धारण करते हैं गुप्त राजा। कौन सी उपाधियां धारण करते हैं? परम भागवत जैसी उपाधियां भी ये लोग धारण करते हैं। क्लियर हुआ? ओके। तो अब आगे यहां मैंने बताया कि धार्मिक रूप से सहिष्णु, ये तो हो गई इनकी पर्सनल धर्म की बात, इनके जो व्यक्तिगत धर्म के बारे में मैंने चर्चा कर दी। अब दूसरी तरफ शैव धर्म की बात करते हैं। शैव धर्म की बात करेंगे तो शैव धर्म का भी विकास हुआ है गुप्त साम्राज्य में। शैव धर्म का भी विकास, यानी इसको भी नहीं दबाया गया, क्योंकि साक्ष्य हमें बताते हैं कि मथुरा के पास, यानी मथुरा में वेरी इंपॉर्टेंट, ये सवाल भी पूछा जाता है एग्जाम में। मथुरा में महेश्वर नाम की जनजाति रहती थी। महेश्वर, जो शिव की पूजा करती थी। महेश्वर जाति के लोग रहा करते थे जो शिव की पूजा किया करते थे। दूसरा साक्ष्य यहां पे मैं चर्चा करूंगा। दूसरा साक्ष्य क्या था? दूसरे साक्ष्य में हमको प्राप्त होता है कि अर्धनारीश्वर, वेरी इंपॉर्टेंट, माइंड में इसको सेट कर लीजिएगा। अर्धनारीश्वर मूर्तियों का निर्माण किस काल में शुरू हुआ मित्रों? तो गुप्त काल में। ओके, यानी मूर्तियों का निर्माण गुप्त काल में ही होता है। सीधी सी बात है कि अर्धनारीश्वर, आप जानते हैं अर्धनारीश्वर शिव और पार्वती का संयुक्त रूप से। इसके बाद तीसरा साक्ष्य जो हम यहाँ पे चर्चा करेंगे, तीसरे साक्ष्य में हमको शैव धर्म के बारे में ये पता चलता है कि इसी काल में शिव और पार्वती की संयुक्त मूर्तियां भी बनी। किसकी? शिव पार्वती की संयुक्त मूर्तियां।
तो संयुक्त मूर्तियों का निर्माण भी किया। तो जब आपसे सवाल पूछा जाए कि शैव धर्म क्या विकास हुआ था गुप्त काल में, बिल्कुल हुआ था, आपका जवाब होना चाहिए, क्योंकि मथुरा के पास हमें माहेश्वर जाति प्राप्त होती है। दूसरी तरफ अर्धनारीश्वर की जो प्रतिमाएं हैं, इनका निर्माण कार्य भी गुप्त साम्राज्य में हुआ। शिव पार्वती की संयुक्त मूर्तियों का निर्माण भी कब होता है? गुप्त साम्राज्य में ही होता है। ठीक, तो ये हो गया। इसके अलावा आपको बता रहा हूं, ब्रह्मा विष्णु महेश यानी त्रिदेव की पूजा के साक्ष्य भी हमको कहां से मिलते हैं? गुप्त काल से। तो ये भी एक प्रश्न हो जाता है आपका गुप्त काल से रिलेटेड, तो ये भी आपको क्लियर होना चाहिए। तो ये भी क्लियर हो गया आपका। अब दूसरी तरफ मैं बात करूंगा जैन धर्म की। ठीक है, ये हो गया, सहिष्णुता की बात कर रहा हूं ना चूंकि, तो यहां पर मैंने बताया कि एक तरफ वैष्णव धर्म, दूसरी तरफ शैव धर्म, तो तीसरी तरफ मैं अब जैन धर्म की बात करूंगा। जैन धर्म का विकास के लिए तो कुछ विशेष नहीं किया, किंतु इस समय हमको ऐसे साक्ष्य भी प्राप्त होते हैं कि जैन धर्म का विकास भी इस समय हुआ। ठीक है, तो क्योंकि जो जैन जितने भी तीर्थंकर थे, जैन तीर्थंकरों की, ये क्वेश्चन जो बता रहा हूं, ये क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कई एग्जाम्स में पूछा गया है, किताबों में नहीं मिलने वाला ये आपको। तो जैन जो तीर्थंकर हैं, जैन तीर्थंकरों की खड़े स्वरूप व पालथी समझते हैं ना आप लोग, पालथी बैठे स्वरूप की मूर्तियों का निर्माण भी गुप्त काल में शुरू हुआ। कब हुआ? गुप्त काल में। बैठे मूर्ति निर्माण का काम भी कब हुआ? गुप्त काल में हुआ है। ओके, ये बिल्कुल आप दिमाग में बैठा लीजिएगा, क्योंकि जैन धर्म के तीर्थंकरों के खड़े स्वरूप, कई बच्चे यहाँ पर कई मौर्य साम्राज्य पे टिक लगा देते हैं, तो आपका आंसर होगा क्या? जैन धर्म। दूसरी तरफ हम करते हैं बौद्ध धर्म की बात। अब बौद्ध धर्म की बात पे जब हम लोग आते हैं, तो बौद्ध धर्म पे जब हम आते हैं, तो देखिए मौर्यों के बाद, हालांकि गुप्त साम्राज्य में बौद्धों को कोई राजकीय संरक्षण तो नहीं मिला, लेकिन फिर भी ना तो इसे दबाया गया, बल्कि इसको अपने आप छोड़ दिया गया कि नहीं भाई ठीक है, आप अपने हिसाब से चल ले दे। आपको पता होना चाहिए बौद्ध धर्म के लिए नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना करवाई जाती है। कौन करवाता है? आंसर आपका क्या होना चाहिए? कुमारगुप्त क्या करता है? नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना करवाता है। ठीक, इसके बाद दूसरी चीज आपको बता दूं कि सारनाथ का वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सारनाथ का धमेग स्तूप ये सवाल पूछता है आपसे कि सारनाथ का जो धमेग स्तूप है, वह है जो बनाया गया, सारनाथ का जो धमेग स्तूप है वो किस काल में बनाया गया? तो आप लोग हमेशा आंसर लगाएंगे मौर्य, लगा देंगे कि भाई अशोक के शासनकाल में बना। जी नहीं, सारनाथ का धमेग स्तूप भी गुप्त काल का है, गुप्त काल, और इसकी लंबाई 128 फीट है। सारनाथ का धमेग स्तूप 128 फीट का है। यह भी कब बनाया गया है? यह भी गुप्त काल में ही बना है मित्रों। ठीक है, इसके बाद राजगृह में जरासंध की बैठक, यह भी कब बना? गुप्त काल में बना। इसके बाद इधर हम और ज़्यादा बात करेंगे तो बिहार के भागलपुर, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला। बिहार के भागलपुर के, ये पूछता कहाँ पाया गया? ठीक, बिहार के भागलपुर के सुल्तानगंज जिले में। ठीक, बिहार के भागलपुर के सुल्तानगंज जिले में
सुल्तानगंज जिले में क्या होता है, हमको बुद्ध की एक तांबे की मूर्ति मिलती है, तांबे की मूर्ति तांबे की मूर्ति भी हमको प्राप्त होती है, जो बुद्ध की सजीव मूर्ति मानी गई। बुद्ध की कैसी मूर्ति है? ये एक सजीव मूर्ति है मित्रों, ठीक है। इसके बाद सारनाथ में ये भी सवाल पूछा जाता है। सारनाथ में पद्मासन मुद्रा की मूर्ति मिलती है, जिसको धर्म चक्र के नाम से भी जाना जाता है। इसके बाद आगे चर्चा करेंगे हम स्थापत्य कला के क्षेत्र में, तो वहाँ पर मैं आपको बताऊंगा कि और भी क्या क्या इन्होंने निर्माण करवाया यहाँ पर, ठीक। तो यहाँ पर इतना हो गया। अब आगे चलते हैं हम लोग। ये इनका सामाजिक जीवन पे हम लोगों ने चर्चा कर ली, और इसके साथ ही हमने इनके धार्मिक जीवन पे भी चर्चा कर ली गुप्त साम्राज्य के। अब मैं चर्चा करने वाला हूं आपसे इनके स्थापत्य की जो हम लोग बात कर रहे थे, स्थापत्य कला की, तो यहां पे मैंने बता दिया आपका कि गुप्त काल यानी स्थापत्य कला के क्षेत्र में अभूतपूर्व प्रगति कर गया। स्थापत्य कला के क्षेत्र में गुप्त काल में अभूतपूर्व प्रगति हुई। कैसी प्रगति हुई कि इस काल में मैं आपको बता दूं, मंदिर बनाने की कला का विकास हुआ। पहली चीज वेरी इंपॉर्टेंट, मंदिर बनाने की कला का विकास, की कला का जन्म। तो आपसे जब सवाल पूछा जाए कि मंदिर बनाने की कला का जन्म कब हुआ, तो आपका सीधा आंसर होना चाहिए गुप्त काल। ओके, तो मंदिर बनाने की कला का विकास। इसके बाद जो मंदिरों में बड़े बड़े चबूतरे हैं, चबूतरों पर चढ़ने के लिए सीढ़ियां, ऐसे मंदिर बनाए जाते थे, यानी सीढ़ियां, चबूतरेदार मंदिर बनाए गए। और देवताओं की मूर्तियां कहाँ रखी जाती थी? गर्भगृह में रखी जाती थी, यानी देवताओं को गर्भगृह में रखा जाने लगा। ऊंचे ऊंचे चबूतरे, सीढ़ियां बनाई हम लोगों ने इस समय गुप्त वंश में, ठीक। अब यहां पर ये तो मंदिर बनाने की कला का विकास मैंने बताया। यहीं पर कुछ मंदिर हैं, और इनके मंदिर कैसे होते थे? इनके मंदिर ईंटों द्वारा निर्मित होते थे। तो यहां पर कुछ मंदिर मैंने लिख रखे हैं, उन मंदिर से क्वेश्चंस पूछता है। पहला है विष्णु मंदिर, गुप्त काल का बहुत ही फेमस है। ये तिगवा जबलपुर में है। कहां पर है? तिगवा जबलपुर। विष्णु मंदिर तिगवा जबलपुर में। दूसरा है शिव मंदिर भूमरा नागौद मध्य प्रदेश में है। दूसरा सवाल पूछाएगा आपसे, शिव मंदिर कहां पर स्थित है? गुप्तकालीन है ये सारे के सारे, गुप्त साम्राज्य के। तो ये बहुत ही फेमस मंदिर है, विष्णु मंदिर, शिव मंदिर भूमरा नागौद। इसके बाद पार्वती मंदिर नचना कुठारा मध्य प्रदेश। पार्वती मंदिर कहां पर है? नचना कुठारा मध्य प्रदेश। इसके बाद दशावतार मंदिर, ये क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है। दशावतार मंदिर, दशावतार पंचायतन प्रकृति का बनाया गया, पंचायतन प्रकार का बना हुआ ये मंदिर है, और ये देवगढ़ ललितपुर यानी झांसी के पास में है ये स्थित। और यहाँ पर इसके बाद भितरगांव मंदिर आता है। भितरगांव मंदिर में ये कानपुर में है, ये भी ईंटों द्वारा बनवाया गया। लक्ष्मण मंदिर, यह भी ईंटों का बना हुआ है, रायपुर छत्तीसगढ़ में। इसके बाद यहाँ पर मैं बताऊँ, उदयगिरी का मंदिर बनाया गया। उदयगिरी का मंदिर बना, उदयगिरी का मंदिर बनाया गया, जिसमें वराह अवतार की बात की गई। यानी कि ये भगवान विष्णु के वराह अवतार का वर्णन उदयगिरी के मंदिर में गुप्तकालीन है, ये इसमें बताया गया। और मैं बता दूं, जो गुप्त काल है, गुप्त काल में अवतारवाद को और अधिक बढ़ावा मिला। और आपको जब मैं वैष्णव धर्म पढ़ा रहा था, तो उस समय भी मैंने चर्चा की थी कि जो वराह अवतार है विष्णु का सर्वाधिक लोकप्रिय अवतार में माना जाता है। इसी के साथ उदयगिरी का वराह मंदिर, उसके अलावा अजंता एलोरा की गुफाएं, अजंता व एलोरा की गुफाएं, इनका निर्माण भी कब हुआ? इसमें से इनका निर्माण भी गुप्त काल में होता है। इसमें से गुफा नंबर 16, 17 व 19 ये गुफाएं गुप्तकालीन है, यानी गुप्तों के समय में गुफा नंबर 16, 17, 19 बनाई गई। गुफा नंबर 16
ये सवाल भी पूछता है आपसे। गुफा नंबर 16 में मड़ासन राजकुमारी का चित्र है। मड़ासन राजकुमारी का चित्र उत्कीर्ण किया गया है। गुफा नंबर 17 में आपको बता दूं कि गुफा नंबर 17 में चित्रशाला के नाम से जाना जाता है। चित्रशाला, इसको चित्रशाला की संज्ञा दी जाती है गुफा नंबर 17 को। इसमें बुद्ध के घर से निकलने यानी कि महाभिनिष्क्रमण से लेके महापरिनिर्वाण के बारे में बताया गया है। तो ये दोनों गुफाएं गुप्तकालीन है, बहुत ज़्यादा फेमस है। इसके बाद तीसरा साक्ष्य हमको मिलता है गुप्त काल का, जो स्थापत्य कला का है, वो मिलता है हमको बाघ की गुफाएं। बाघ गुफाएं, बाघ की गुफाएं, ये भी गुप्तकालीन है और ये ग्वालियर के पास स्थित है। इस पर भी बहुत अच्छी उत्कीर्णता की गई है उस समय की। तो ये बाघ की गुफाएं, अजंता एलोरा की गुफाएं, उदयगिरी का वराह मंदिर स्थापत्य कला के क्षेत्र में अपने आप में अनोखे हैं। ठीक, इसके अलावा विष्णु मंदिर, शिव मंदिर, पार्वती मंदिर, दशावतार मंदिर, भितरगांव मंदिर, ये कानपुर में है, लक्ष्मण मंदिर रायपुर छत्तीसगढ़ के, ये सारे के सारे कैसे हैं? गुप्तकालीन। अच्छा, यहीं पर गुप्त काल में एक चीज और देखने को मिली हमें समाज में। गुप्त काल में ये जैसे मैंने बताया बाघ का गुफाएं जो है ये ग्वालियर में है, ग्वालियर के पास है। तो यहीं पर अच्छा, ये ग्वालियर, तो ये आपसे कभी कभी सवाल पूछ लेता किस पहाड़ी पर है, तो आपको बता दूं यहां पे विंध्य पर्वत पर ये स्थित है बाघ की गुफा। अब जब विंध्य पर्वत की मैंने बात कर दी तो विंध्य पर्वत से रिलेटेड एक और क्वेश्चन पूछ लेता है, किससे? गुप्त काल से। तो गुप्त काल से एक और है, विंध्य पर्वत समूह के आसपास गुप्त काल में शबर जाति का वर्णन मिलता है। शबर जाति का, जो अपने देवताओं को मानव मांस या मानव बलि चढ़ाते थे, तो आपको शबर जाति का वर्णन भी मिलता है। यानी कि एक तरफ गुप्त काल में कुछ चीजें पुरानी भी थी, लेकिन गुप्त काल प्रगति कर चुका था इस समय तक। अब जो गुप्त काल को इसी कुछ कारणों की वजह से भारतीय इतिहास में स्वर्ण काल या क्लासिकल युग के नाम से भी हम जानते हैं। अब साहित्य की बात करेंगे। देखिए, मेन जो चीज है साहित्य के क्षेत्र में गुप्त काल अपने चरम, कहते हैं ना, अपने चरम उत्कर्ष पे था साहित्य। यहां से भी खूब सवाल पूछता है साहित्य से लेकर के। देखिए, मेरा जो पढ़ाने का तरीका है, मैं नहीं चाहता कि आपको टुकड़ों में पढ़ाऊं, मैं चाहता हूं कि आपको एक जगह सारी चीज बता दूं, आप उनको रिलेट करते चले जाएं। तो जैसे ही किताबें आपसे पूछेगा, ढेर सारी किताबें पूछ लेता कि ये किताब किसने लिखी, या आपसे पूछ लेगा कि भैया सांख्य दर्शन के प्रतिपादक कौन थे, या आपसे पूछ लेगा कि न्याय दर्शन के प्रतिपादक कौन थे, तो वो सारी चीजें आपको एक जगह मिलनी चाहिए। और उसके अलावा मैं इन सारी जितनी भी प्राचीन काल की जितनी भी इंपॉर्टेंट बुक्स हैं उनकी एक वीडियो मैं अलग से बनाऊंगा आपको। ठीक, तो यहां पर मैं बात करने वाला हूं साहित्य के क्षेत्र में भी यहां पर काफी विकास हुआ, बहुत ज्यादा विकास हुआ। उसके अलावा जब साहित्य की बात करेंगे तो साहित्य से पहले मैं यहां एक और बात करूंगा कि इसी समय में कई दर्शन, यानी स्वर्ण काल का मतलब होता है चहुमुखी विकास होना, कई दर्शन का प्रतिपादन हो गया। कई दर्शन में जैसे कि मैं बता दूं सांख्य दर्शन हो गया, ठीक है। इसके बाद हो गया योग दर्शन, सांख्य दर्शन, योग दर्शन, न्याय दर्शन। इसके बाद वैशेषिक, इसके बाद पूर्व मीमांसा और उत्तर मीमांसा। ये क्वेश्चंस बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, तो इनको आप यहीं पर तैयार कर लें कि सांख्य दर्शन के प्रतिपादक कौन है, तो आपका आंसर तुरंत होना चाहिए कपिल। योग दर्शन के कौन है? पतंजलि। उसके बाद न्याय दर्शन का पूछा जाए तुरंत आपका आंसर होना चाहिए गौतम। ये सारे क्वेश्चन आप यहीं तैयार करिए तुरंत। इसके बाद वैशेषिक पूछ ले, आपका आंसर होना चाहिए कणाद या उलूक, या कहीं कहीं इनका नाम उलूग मिल जाता है। अगला क्वेश्चन पूछे पूर्व मीमांसा किसकी है, तो आपका होना चाहिए जैमिनी की थी। उत्तर मीमांसा वादरायण,
वादरायण। तो ये आपके प्रमुख क्या हैं, प्रमुख दर्शन है जो गुप्त काल में बने। तो सांख्य दर्शन कपिल, योग दर्शन पतंजलि, न्याय दर्शन गौतम, वैशेषिक कणाद या उलूक, इसके बाद पूर्व मीमांसा जैमिनी, उत्तर मीमांसा वादरायण। इसके बाद आपको यहीं पर एक चीज और बता दूं कि इसी समय बताया गया कि कामसूत्र जैसी एक महान किताब का भी इसी समय रचना हुई। मैंने कहा साहित्य के क्षेत्र में कामसूत्र, सबने नाम सुना होगा कामसूत्र। ये बहुत ही महान किताब रही है गुप्त काल की, कामसूत्र। कामसूत्र के लेखक हैं वात्सायन। अच्छा, इसमें इन्होंने 64 कलाओं के बारे में बताया। कितनी कलाएं बताई इन्होंने? 64 कलाएं। और उन कलाओं को बताते हुए उन्होंने कहा कि चित्रकला भी एक कला का एक अभूतपूर्व तरीका होता है, कला को वर्णित करने का, चित्रकला। और प्रत्येक संभ्रांत व्यक्ति को क्या करना चाहिए? चित्रकला सीखनी चाहिए। तो कामसूत्र जैसे ग्रंथों की रचना की गई वात्सायन ने की। इसके बाद साहित्य के क्षेत्र में आपको यहाँ पर मैं बताऊँ कि पुराणों का वर्तमान रूप, जो पुराण हैं, पुराणों का जो वर्तमान रूप यानी उनका संकलन अंतिम रूप से गुप्त काल में हुआ। तो पुराणों का संकलन अंतिम रूप से, आपसे ये भी संकलन अंतिम रूप से किस काल में हुआ? गुप्त काल में हुआ। इसके बाद दूसरी तरफ जो महाकाव्य हैं, महाकाव्य रामायण व महाभारत, रामायण और महाभारत जैसे जो महाकाव्य हैं, इन पूर्ण किए गए। इसी समय स्मृतियों की रचना हुई, जिसमें बहुत सी स्मृतियां इतनी फेमस हुई, जैसे बृहस्पति, याज्ञवल्क्य स्मृति, कात्यायन स्मृति, ये सारी की सारी स्मृतियां भी गुप्त काल में लिखी गई। इसके अलावा जो प्रमुख इस समय जो बहुत अच्छे योग्य व्यक्ति थे, उसमें कालिदास जैसों के नाम भी आते हैं। कालिदास नाम सुने होंगे आपने। तो कालिदास ने इस समय कई ढेर सारे ग्रंथों की रचना की। पहला है कालिदास का जो ग्रंथ है मल्लिकाग्निमित्रम। कौन सा है? मल्लिकाग्निमित्रम। इसके बाद दूसरी अभिज्ञान शकुंतलम। अभिज्ञान शकुंतलम, मल्लिकाग्निमित्रम, अभिज्ञान शकुंतलम, विक्रमोवर्षियम। देखिए फ्रेंड्स, ये जो बुक्स हैं ये आपसे बार बार एग्जाम में पूछी जाती है कि मल्लिकाग्निमित्रम के रचयिता कौन है, या अभिज्ञान शकुंतलम के रचनाकार कौन है, या विक्रमोवर्षियम के रचनाकार कौन है। तो इन किताबों के रचनाकार कालिदास गुप्त काल में ही थे, कालिदास। और यहां पर मैंने बताया वात्सायन ने कामसूत्र जैसे एक महान ग्रंथ की रचना कर दी। उसी समय विशाख दत्त जैसे भी रचनाकार रहे, जिन्होंने देवी चंद्रगुप्तम और मुद्रा राक्षस पहले भी बता चुका हूं, मुद्रा राक्षस और देवी चंद्रगुप्तम जैसे ग्रंथों की रचनाएं लिखी। ये लिखी हैं मुद्रा राक्षस ने, वो विशाख दत्त द्वारा लिखी गई ये पुस्तक है। ठीक, इसके बाद और भी रचनाएं हुई, यही नहीं, इसके अलावा ढेर सारी रचनाएं और हुई, जैसे मृच्छकटिकम। ये पुस्तक लिखी शूद्रक ने। शूद्रक की किताब का नाम है, पुस्तक का नाम है मृच्छकटिकम। इसके बाद स्वप्नवास दत्तम, चारुदत्तम, स्वप्नवास दत्तम, चारुदत्तम, ये महाकवि भास ने लिखे। भास द्वारा लिखी गई ये किताब है। इसके बाद 10 कुमार चरितम, दांडी द्वारा लिखी गई किताब है, दांडी।
तो मित्रों यहाँ पर मैंने आपसे चर्चा की कि कितनी ढेर सारी ये बुक्स आपको कंठस्थ याद होनी चाहिए, सीधे नहीं तो इनडायरेक्ट वे में आपसे पूछ लेता है एग्जाम्स में, ज़रूर एक ना एक किताब इससे पूछी जाती है। तो ये किताबें आपको मैंने एक जगह इसीलिए बताई कि अगर आपने एक टॉपिक क्लियर कर लिया तो आपको इधर उधर के सारे सवालों के जवाब एक जगह मिल जाएंगे। तो यहाँ पर तो मैंने कर ली साहित्य। साहित्य के अलावा गुप्त काल विज्ञान और तकनीक में भी सबसे अधिक आगे बढ़ चुका था। विज्ञान और तकनीकी की बात करें तो गुप्त काल बहुत आगे निकल गया था। विज्ञान व तकनीकी के मामले में, विज्ञान व तकनीकी यानी साइंस और टेक्नोलॉजी के मामले में भी गुप्त काल अपने चरम पे था। कहां था? अपने चरम पे था। इसमें कई नाम आते हैं, जैसे आर्यभट्ट सबने नाम सुना हो गया। आर्यभट्ट इनके बारे में ढेर सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि आर्यभट्ट एक महान गणितज्ञ और खगोल शास्त्री थे। खगोल शास्त्री थे। पहली चीज, इनसे रिलेटेड सारी चीज जान लें। पहली चीज, जो पाई का मान है, पाई का मान कौन देता है? आर्यभट्ट देते हैं। आर्यभट्ट ही आपको पाई का मान देते हैं। इसके बाद आर्यभट्ट की पुस्तक में नक्षत्रों की जानकारी, यानी कि जितने भी खगोल शास्त्री भी थे, नक्षत्रों के बारे में भी इन्होंने अपनी किताब में जानकारी दी। इन्हीं ने सबसे पहले बताया कि पृथ्वी किसकी परिक्रमा करती है? सूर्य की परिक्रमा करती है। सूर्य ग्रहण क्यों होता है? चंद्र ग्रहण क्यों होता है? इन सारी चीजों को पूरी दुनिया के सामने किसने रखा? आर्यभट्ट। और आपको एक सवाल और बता रहा हूं यहां पे कि आर्यभट्ट जैसे महान गणितज्ञ और खगोल शास्त्री के नाम पर ही हमारे भारतवर्ष में पहला जो उपग्रह लॉन्च किया उसका नाम भी आर्यभट्ट ही रखा गया। तो आर्यभट्ट जैसे महान जो है गणितज्ञ और महान व्यक्ति भी गुप्त काल में ही थे। दूसरी तरफ वराहमिहिर, आर्यभट्ट वराहमिहिर दूसरे हैं। वराहमिहिर, इनके बारे में भी आप लोग थोड़ा थोड़ा जानते होंगे। वराहमिहिर क्यों फेमस हुए ये जाने आप कि ब्रह्मांड की रचना, जो बिग बैंग थ्योरी है, किसने दी? वराहमिहिर यानी ब्रह्मांड की रचना और पृथ्वी का अक्षीय भ्रमण, जो अक्ष पे ये चल रही है अपने, इसके बारे में कौन समझाता है? इसके बारे में हमको वराहमिहिर समझाते हैं। और इनकी पुस्तक का नाम है पंच सिद्धांतिका। इनकी किताब का नाम है पंच सिद्धांतिका। तो आपसे पूछा जाए कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति सबसे पहले कौन बताता है? तो वराहमिहिर बताते हैं। और पृथ्वी अपने अक्ष पे नाचती है, ये कौन बताता है? ये भी आपको वराहमिहिर भी बताते हैं। इसके बाद तीसरा नाम आता है ब्रह्मगुप्त। ये भी एक महान गणितज्ञ थे। ब्रह्मगुप्त, इन्होंने शून्य की खोज की। इनका भी सवाल पूछता है कि शून्य के खोज किसने की? तो आपका आंसर तुरंत होना चाहिए क्या? कि ब्रह्मगुप्त ने क्या की? जीरो की खोज की। इसके बाद अगला नाम आता है भास्कराचार्य का। भास्कराचार्य ये भी एक महान गणितज्ञ थे। इन्होंने जोड़ घटाना जो आज आप करते हैं, जोड़ घटाना जो आप लोग सब लोग करते होंगे दैनिक क्रियाओं में, जोड़ घटाने के नियम कौन देता है आपको? भास्कराचार्य जी बताते हैं कि जोड़ना और घटाने के क्या क्या नियम होते हैं। इसके अलावा जो 9 की संख्या होती है, सब फोन चलाते होंगे, सब लोग 1 से 10 तक की 9 तक की गिनती जानते होंगे। 9 के बाद दहाई, सैकड़ा, ये सब जोड़ने की जो टेक्निक है वो किसने बताई? भास्कराचार्य ने हमको जोड़ घटाने के नियम, 9 के आगे दहाई, सैकड़ा, हजार के नियम के बारे में हमको किसने परिचित कराया? हमको बताया किसने? भास्कराचार्य। उसके बाद चरक की बात करते हैं। चरक ने चरक संहिता लिखी। चरक संहिता कहा जाता है ये पहला ऐसा शास्त्र था जिसमें रोगों के बारे में बताया गया, रोगों के कारण, रोगों से उपाय करने के कारण, उपचार के भी तरीकों के बारे में हमें चरक संहिता में जानकारी मिलती है। इसके बाद धन्वंतरी ये भी गुप्त काल के थे। धन्वंतरी ये भी गुप्तकालीन थे।
कहा जाता है कि आयुर्वेद के जनक के रूप में हम इनको जानते हैं। आयुर्वेद, जो आयुर्वेद है आपका, आयुर्वेद के जनक। आपको पता होगा कि जो भी विदेशी आए हमारे यहाँ तो उनने सबसे पहले जिस किताब का अनुवाद कराया था वो आयुर्वेद ही था। आयुर्वेद यानी कि चिकित्सा पद्धति के जन्मदाता धन्वंतरी भी गुप्त काल में थे। इसके बाद अगला जो नाम आता है वो है सुश्रुत का। सुश्रुत ये कौन है? ये धन्वंतरी के शिष्य थे। ये धन्वंतरी के शिष्य हैं और ये क्या करते हैं, ये भारत में पहली बार ये आपको बताते हैं शल्य चिकित्सा के बारे में। वेरी इंपॉर्टेंट ये सवाल मैं खुद कई बार देख चुका हूं, एग्जाम में पूछा गया है। सुश्रुत यानी कि शल्य चिकित्सा का जन्मदाता। शल्य चिकित्सा का परिचय दुनिया से कौन करवाता है? सुश्रुत करवाते हैं मित्रों, और ये धन्वंतरी के शिष्य हैं। और इसके अलावा जो आजकल आप लोग आधुनिक रूप से जानते हैं प्लास्टिक सर्जरी, तो प्लास्टिक सर्जरी की खोज यानी पहली प्लास्टिक सर्जरी भी कौन करता है? सुश्रुत करते हैं प्लास्टिक सर्जरी। तो दोस्तों यहाँ पे हमने देखा कि विज्ञान, तकनीकी, साहित्य, समाज और पाश्चात्य कला और धर्म, इन सारी चीज़ों को अगर हम एक रूप में लेते हैं तो हम देखते हैं कि गुप्त काल सारे साम्राज्यों से कहीं ज़्यादा अधिक डेवलप था। इसी वजह से इसको कहीं ना कहीं स्वर्ण काल के रूप में हम जानते हैं। इसके बाद इतने तो हो गए, साहित्य के बारे में हमने जानकारी ली, पाश्चात्य संस्कृति के बारे में भी हमने आपको बताया। यहाँ पर इन तकनीकी के बारे में भी बताने वाला हूँ। तकनीकी क्या है कि इनकी जो टेक्नोलॉजी बहुत विकसित हो चुकी थी, यानी कि रसायन के क्षेत्र में भी हम तरक्की कर गए थे गुप्त काल में, यानी इंडिया काफ़ी आगे निकल गई थी। पारे की खोज, पारा सब लोग जानते हैं, पारे की खोज गुप्त काल में ही की गई, पारे की खोज हुई। इसके बाद दूसरा सबसे महत्वपूर्ण आपको उदाहरण मिलेगा दिल्ली के समीप महरौली नामक स्थान है। महरौली नामक स्थान है। यहाँ पर जो लौह स्तंभ लगवाया गया, लौह स्तंभ, महरौली का जो लौह स्तंभ है वह भी गुप्तकालीन है। और मित्रों यहाँ पर बहुत ही अनोखी बात बताने वाला हूँ कि ये जो महरौली का स्तंभ है ना, आज तक ऐसे ही बारिश में, ऐसी ही धूप में खड़ा रहा है, लेकिन इसमें आज भी इतनी सी जंग नहीं लग पाई। तो सोचिए उस समय की टेक्नोलॉजी, हमारे क्या साइंटिस्ट आज इससे अच्छा लोहा नहीं बना सकते हैं, लेकिन फिर भी उसमें जंग लग जाती है। सोचिए उस समय ऐसी हमने धातु खोज ली थी, यानी हमारे भारतवर्ष में गुप्त काल में ऐसी धातु खोज हो गई थी कि जो आज हजारों सालों से वहां खड़ा हुआ है, धूप भी सहता है, बारिश भी सहता है, लेकिन उसमें आज भी जंग नहीं लगी है। तो ये भी गुप्त काल की एक विशेषता है। तो दोस्तों आज मैंने आपको बताया कि गुप्त काल में जितने भी क्वेश्चंस हैं वो सारे क्वेश्चंस यहीं पूछे जाएंगे, इसके बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आने वाला। और दूसरी चीज, यहाँ पर गुप्त काल को स्वर्ण युग या क्लासिकल युग कहने के पीछे के कारण भी आप समझ गए होंगे कि इस समय धार्मिक आर्थिक समृद्धि हुई, हमारे भारत की सहिष्णुता का विकास हुआ, प्रचार प्रसार हुआ, साहित्य, विज्ञान, संस्कृति, कला के क्षेत्र में हमने अपने आप को प्रसारित किया। और इसीलिए शायद संभवतः इसी वजह से इस भारतीय विश्व इतिहास में गुप्त काल को किस नाम से जाना जाता है? स्वर्ण काल के नाम से जाना जाता है। अगर दोस्तों मेरी वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसको लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा। अगली वीडियो में मैं आपसे मिलूंगा एक नए टॉपिक के साथ। इसी के साथ आपसे विदा लेता हूं। अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर, बाय बाय।